आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए सीधा आज तक पर जुड़ रही है। स्मृति जी, स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यही, किसानों का मामला तो तूल पकड़ता चला जा रहा है। कल विपक्ष की तरफ से कई बड़े नेता खुद राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कैसे आपकी सरकार इसको हैंडल कर रही है, क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, किसी भी राजनीतिक दल अथवा नेता का अधिकार है, अगर महामहिम राष्ट्रपति जी उन्हें समय दे तो जाकर अपनी बात राष्ट्रपति जी के सम्मुख रख सकते हैं। लेकिन मूलभूत विषय क्या है? मूलभूत विषय ये है कि विपक्षीय दल जो भारत के संविधान की मर्यादा में भारत की जनता का वोट पाकर सरकार बनाने में असमर्थ रहे, आज वो हंगामा कर रहे हैं ताकि भारत जो प्रगति पथ पर चल पड़ा है उस पर वो अंकुश लगा सके। आज आपके चैनल के माध्यम से देश भर में आपने लगभग सभी विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से हुड़दंग मचाया, जिस प्रकार से उन्होंने कानून व्यवस्था को कहीं ना कहीं ध्वस्त करने का दुस्साहस किया, उसका चित्र आपने स्वयं दिखाया है। विपक्ष अपनी बंदूक चला रही है किसान के कंधे से, और विपक्ष की मंशा ही नहीं है कि किसान का उत्थान हो अथवा कृषि क्षेत्र में किसी प्रकार का एक बदलाव हो जिससे देश का किसान और उन्नत हो पाए, वो और समृद्ध हो पाए। ये विपक्ष की मंशा है ही नहीं। क्योंकि आपने जो अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट्स में दृश्य दिखाए कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो एनसीपी के नेता हो, चाहे वो डीएमके के नेता हो, इन सब लोगों ने यूपीए के कार्यकाल में बार बार इस बात का उल्लेख किया कि कृषि क्षेत्र में रिफॉर्म की जरूरत है। आज वही रिफॉर्म जब संसद के आशीर्वाद से राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत होता है तो उसका विरोध विपक्षीय पार्टी मात्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी राजनीति चमका सके। लेकिन अगर आपकी सरकार किसानों से बात करके उनको समझाने में सफल रहती तो आज का ये दिन ही नहीं देखना पड़ता। अंजना जी, आप स्वयं इस बात की गवाह हैं कि जब इस बिल को पारित किया गया तब विशेषतः पंजाब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने लिखित में आदेश दिया था कि इस एजिटेशन को एडमिनिस्ट्रेशन लीड करे। वो अपने आप में पहला संकेत पूरे देश को मिल गया था कि इस एजिटेशन का एक पॉलिटिकल रुख है जिसको ये पॉलिटिकल पार्टीज छिपाना चाहती हैं। धीरे धीरे जब परतें खुलने लगी, आप जैसे चैनलों ने भी फिर ये प्रश्न खड़ा किया विपक्ष के सम्मुख कि आप कांग्रेस पार्टी विशेषता अपनी मैनिफेस्टो में साल 2019 में इस बात का उल्लेख करती है कि एपीएमसी एक्ट को ध्वस्त कर देना चाहिए। 2013 का आपने आज अपने ओपनिंग स्टेटमेंट्स में बयान किया कि किस प्रकार से न सिर्फ कांग्रेस के नेता बल्कि स्वयं निवर्तमान अध्यक्ष ने इस बात का बड़े हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया कि हम एपीएमसी की पूरी इस फ्रेमवर्क से सब्जी और फलों को डीलिस्ट कर देंगे। तो कांग्रेस के दोगलेपन के साथ साथ एनसीपी के जो हमारे निवर्तमान कृषि मंत्री थे यूपीए के कार्यकाल में, शरद पवार जी, उन्होंने न सिर्फ चिट्ठियां लिखी देश भर में मुख्यमंत्रियों को कि आप एपीएमसी एक्ट को पूरा ध्वस्त करें अथवा उसको एक नया जामा पहनाएं, उन्होंने बाकायदा रिपोर्टर्स के साथ इंटरव्यूज किए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि इस प्रकार के रिफॉर्म की दरकार है। लेकिन अंजना जी, विपक्ष ने जब ये बिल संसद में आए थे चर्चा के लिए तब दो विशेष भ्रम चलाए। एक, एमएसपी ऑपरेशन देश में बंद हो जाएगा। बिल्कुल बंद नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी सरकार ने सदन में और सदन के बाहर आश्वस्त किया एमएसपी ऑपरेशन चलता रहेगा। और मैं 2 सेकंड आपका इस विषय पे लूंगी। सितंबर महीने के बाद जो एमएसपी ऑपरेशन चला देश में, मैं मात्र अगर धान की बात करूं तो देश के 33 लाख किसान उसमें शामिल हुए। उन्होंने 336 लाख मीट्रिक टन अपना धान एमएसपी ऑपरेशन के माध्यम से सरकार ने उसकी खरीद की। 60,000 करोड़ से ज्यादा पैसा इन 33 लाख किसानों के खाते में गया, जिसमें से 60% किसान पंजाब से हैं। ये आज सबसे बड़ा प्रमाण है कि सरकार ने जो वचन दिया था सदन में और सदन के बाहर कि एमएसपी की पूरी व्यवस्था चलती रहेगी, 33 लाख किसान मात्र धान की खरीदी में, इसका जीता जागता उदाहरण है कि सरकार ने एमएसपी ऑपरेशन चलाया और बहुत सफलतापूर्वक चलाया। दूसरा भ्रम, दूसरा झूठ जो विपक्ष ने कहा था जब संसद में यह बिल प्रस्तुत हुआ कि मंडियां देश भर की भारत सरकार बंद कर देगी। भारत सरकार ने एपीएमसी एक्ट को हाथ तक नहीं लगाया। मंडी आज बंद करने का दुस्साहस कौन कर रहे हैं? विपक्ष के कार्यकर्ता जनता जनार्दन के ऊपर डंडे बरसा रहे हैं।
ट्रेन राष्ट्रीय संपत्ति है, उसको रोक रहे हैं। ये कारनामे विपक्ष के आज आपके चैनल के माध्यम से ही तो देश भर में प्रस्तुत हो रहे हैं। लेकिन असल चुनौती तो किसानों को समझाने की है ना स्मृति जी, वो चुनौती है, क्योंकि किसान अभी भी दिल्ली के बॉर्डर पर डटे वार्ता हुए के हैं। माध्यम से अंजना जी विश्वास क्यों नहीं कर रहे? वो जब खुद पीएम ने कहा है किसान कि MSP वार्ता कोई के नहीं हटा रहा, मंडी कोई नहीं हटा सकता। मैं तो कहती हूँ अंजना जी, बातों से आगे बढ़ के प्रमाणित कर दिया अब धरातल पर। एक मंडियां चल रही हैं, एक भी मंडी बंद नहीं की भारत सरकार ने। दूसरा, एमएसपी के ऑपरेशन का अभी आपको मैंने मात्र धान की दृष्टि से ही हिसाब दिया है। तीसरा अंजना जी, नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसान के मांग के आधार पर नहीं, स्वेच्छा से किसान सम्मान निधि की शुरुआत की। किसी किसान ने देश के नरेंद्र मोदी से ये नहीं कहा था कि आप 6,000 रुपए सालाना 10 साल के लिए मुहैया कराइए। मोदी जी ने स्वयं इस व्यवस्था को किसानों के लिए खड़ी की। आज 1.5 साल के अंतराल में अंजना जी 14 करोड़ किसानों के बैंक के खाते में 93,000 करोड़ से ज्यादा की राशि जा चुकी है। सब ये मानकर चले थे जब विपक्ष की सरकार थी कि अगर किसान को खाद लेनी है, लाइन में खड़ा होना है, तो निश्चित रूप से लाठीचार्ज होता है। वो नजारा किसानों ने नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में नहीं देखा है। नीम कोटेड यूरिया के संदर्भ में आपके ही चैनल के माध्यम से कई बार कार्यक्रम किए गए हैं। विपक्ष नहीं चाहता कि सुचारू रूप से कृषि उत्थान के लिए सरकार अग्रसर रहे। जो कांग्रेस का आरोप है, क्योंकि हमने किसान की व्यवस्था सुदृढ़ हो। जी, मैं एक सेकंड, एक क्वेश्चन इस पर है। एमएसपी पर चूंकि हम लोगों ने चर्चा की शुरुआत की थी, एमएसपी पर मनीष तिवारी का ये कहना है कि आपकी सरकार प्रोक्योरमेंट से बचना चाहती है, इसीलिए आप लिखित में ये गारंटी नहीं देना चाहते हैं। तो मनीष तिवारी जी देखिए, सबसे बड़ी, हाँ, मैं मनीष तिवारी जी का ये जो कथन है वो सबसे बड़ा झूठ इसलिए है क्योंकि मैंने अभी आपके लाइव इस शो पे आपको प्रमाण दे दिया है। क्या मनीष तिवारी का ये मानना है कि देश के वो 33 लाख किसान झूठे हैं जो एमएसपी ऑपरेशन में भारत सरकार के साथ अपने धान की खरीदी करवा रहे थे? क्या मनीष तिवारी का ये कहना कि एमएसपी ऑपरेशन सफलतापूर्वक भारत सरकार नहीं कर रही है झूठ नहीं है अंजना जी? जब 60,000 करोड़ से ज्यादा रुपया सितंबर के बाद 5 दिसंबर तक इन 33 लाख किसानों के खाते में सीधा गया है, क्या मनीष तिवारी इस बात को झुटला सकते हैं? बिल्कुल नहीं झुटला सकते। क्या वो इस बात को झुटला सकते हैं कि 336 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की है सरकार ने 33 लाख किसानों से? बिल्कुल नहीं झुटला सकते, क्योंकि एक खरीद, जैसा कि मैंने कहा, 60% ये किसान तो पंजाब से हैं, प्राइवेट प्लेयर्स की पंजाब एंट्री की पर मंडियों में हुआ उठा रहे हैं। तो क्या मनीष तिवारी पंजाब की व्यवस्था को झूठा? क्या मनीष तिवारी, अंजना जी, क्या मनीष तिवारी अब पंजाब की व्यवस्था को झुटला रहे हैं? प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री के पीछे वो ये कह रहे हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स को किसान का संरक्षण, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप फार्मर्स को उनके साथ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है, उन पर एमएसपी की बंदिश नहीं होगी, वो अपने हिसाब से किसानों के मतलब जैसे आर्म ट्विस्टिंग कहा जाता है, हाथ मरोड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता किसान को इतना कम आंकते हैं अंजना जी। क्या किसान नहीं जानता कि उसका इनपुट कॉस्ट कितना है? क्या किसान नहीं जानता कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, जिसको कांग्रेस पार्टी ने ठुकरा दिया बल्कि जिस पे अमल मोदी सरकार ने किया, क्या किसान नहीं जानता कि उसकी उपज में उसका कितना योगदान गया, कितने पैसे गए, और उसके ऊपर 50% या फिर 100% जो किसान की इच्छा है वो उस भाव पे अपना सामान बेचे? क्या मनीष तिवारी का या कांग्रेस पार्टी का मानना है कि भारत का किसान इतना जागृत नहीं है? और मैं, अगर आप बात कांग्रेस पार्टी की करते हैं तो आपका ध्यान आकृष्ट कर रही हूं, महाराष्ट्र में धुले जिले में एक किसान, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, इस बिल के पारित होने से पहले दरबदर की ठोकरें खा रहा था। मकई की उसने अपनी उपज को बेचा, 3 लाख रुपए का उसका बकाया था, कहीं उसकी सुनवाई नहीं हुई। इस बिल के आने के बाद उस किसान ने इस बिल का सहारा लेके अपने लोकल प्रशासन में शिकायत दर्ज की। बिल में यह सुनिश्चित किया गया है कि किसान से अगर आप फसल खरीदते हैं तो आपको 3 दिन में पैसा चुकाना पड़ेगा। उसी बिल के उसी एक क्लॉज का संरक्षण पाकर उस किसान का भुगतान हुआ उस प्रदेश में जहां पर विपक्ष की सरकार है। मनीष तिवारी उस किसान के इस कथन को झुटला सकते हैं? लेकिन अब चुनौती है किसानों को समझाने की। सरकार किस हद तक जाने को तैयार है? क्या इस बारे में कुछ भी आप बताने की स्थिति में है? क्योंकि कल कृषि मंत्री से भी मुलाकात है, आज अमित शाह मुलाकात कर रहे हैं, देश के गृह मंत्री। वो कह रहे हैं तीनों कृषि बिल वापस लीजिए। क्या सरकार संशोधन की ही बात
किसानों को समझा रही है। ये समझौता जो किसानों से होना है वो कैसे आगे बढ़ रहा है स्मृति जी? अंजना जी, मेरा क्योंकि आपका प्रश्न जो है टूट टूट कर आ रहा था आपके इस कैमरा टीम के माध्यम से, मैं जितना सुन पाई हूं उसके संदर्भ में इतना कहना चाहूंगी। लोकतंत्र की आधारशिला है संवाद, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है चर्चा। भारत सरकार में न सिर्फ सर्वोच्च पदों पर आसीन मंत्रीगण, न सिर्फ हमारे भारत सरकार के अधिकारी, बल्कि भारत सरकार ने आज से 6 साल पहले डिजिटली भी एक माईगव के माध्यम से व्यवस्था कर दी थी, ताकि देश का न सिर्फ किसान बल्कि साधारण नागरिक हर विषय पर, पॉलिसी हो या कानून हो, उस पर भारत सरकार के साथ संवाद स्थापित कर सके। तो मेरा यह मानना है कि एक सफल, स्वतंत्र और सशक्त लोकतंत्र की सबसे बड़ी ये ताकत यह है कि देश का एक साधारण किसान देश के कृषि मंत्री के साथ बैठकर चर्चा कर सकता है। और यही किसान जब विपक्ष को अपील करता है कि कृपया आप हमारी चर्चाओं को, हमारे विषय को पॉलिटिकली हाईजैक मत करें, तो विपक्ष इसी किसान की अनदेखी करती है, अनसुनी करती है। क्या आपको लगता है कितने किसान नेता ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि विपक्ष का ऐलान है कि भारत बंद कीजिए, किसान नहीं चाहता। कौन सा किसान चाहता है कि हिंदुस्तान रुक जाए? क्या आपको लगता है कि कृषि मंत्री के आगे बढ़कर अब गृह मंत्री तक बात पहुंची है? चलता रहे, अमित सशक्त शाह रहे, खुद मुलाकात यही तो कर रहे भावना हैं। हर हिंदुस्तानी की है। जी, प्रधानमंत्री भी अगर किसी तरह से फोरफ्रंट पर अपनी बात को कहते हैं तो एक बड़ा कदम साबित होगा विश्वास जीतने में। प्रधानमंत्री जी अपनी बात हर विषय पे और विशेष कृषि विषय पे मन की बात से कह चुके हैं। आजकल अगर आप उनके कितने कार्यक्रम जो रिफॉर्म के एजेंडास पे चलते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हों या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों, प्रधानमंत्री जी तो अपनी वार्ता और इस बिल के संदर्भ में और कृषि उत्थान के समर्थन में अपनी बातों को रख ही रहे हैं। विषय ये है कि ये चर्चाएं गुप्त रूप से नहीं हो रही है, सार्वजनिक हो रही हैं। फिर भी अगर कोई ये आशंका व्यक्त करता है कि किसानों से कोई चर्चा नहीं कर रहा, तो इससे बड़ी मिथ्या और क्या होगी। एक आखिरी सवाल आपसे, और वो उस शख्स को लेकर जिसको आपने पटकनी अमेठी में दी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी वो कह रहे हैं कि ये काला कानून है और उनकी पूरी पार्टी लगातार इसका विरोध करेगी, पूरी ताकत वो झोंक रहे हैं किसानों के साथ। इस पर आपका जवाब। राहुल गांधी की अगर किसानों के प्रति सहानुभूति होती तो क्या वो संसद से गायब होते जब कृषि बिल पर चर्चा हो रही है? राहुल गांधी की अगर किसानों के प्रति सहानुभूति होती तो क्या वो उनके कार्यकाल में साल 2009 से लेकर साल 2014 तक मात्र 3 लाख करोड़ का एमएसपी ऑपरेशन कराते? मोदी सरकार ने साल 2014 से लेकर अब तक 8 लाख करोड़ का एमएसपी का ऑपरेशन कराया है और देश के किसानों को फायदा कराया है। राहुल गांधी के अगर दिल में किसानों के लिए जगह होती है, और चूंकि आपने मेरे संसदीय क्षेत्र का उल्लेख किया है अंजना जी, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं, मेरे संसदीय क्षेत्र में पिछले 6 साल से एक कोर्ट का जुडिशियल ऑर्डर आया है कि राहुल गांधी, श्रीमती वाड्रा और श्रीमती सोनिया गांधी सम्राट साइकिल के किसानों की जमीन जब्त करके बैठे हैं। वो लौटा नहीं रहे ऑर्डर के बावजूद। जो हमारे संसदीय क्षेत्र में जमीन खा गए किसान की, वो देश के किसान के सामने झूठी सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं। मैं आज पूछना चाहती हूं, राहुल गांधी के नेतृत्व में मैनिफेस्टो में लिखा गया था कांग्रेस पार्टी के कि एपीएमसी का एक्ट रद्द करेंगे वो। भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए सरकार ने कभी नहीं कहा कि हम एपीएमसी के कानून को हाथ लगाएंगे। राहुल गांधी की सरकार ने, राहुल गांधी की पार्टी ने और स्वयं राहुल गांधी ने 2013 में आके बढ़ चढ़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एपीएमसी में से हम डीलिस्ट कराएंगे सब्जी और फलों को। राहुल गांधी अब अपने ही शब्दों को भूल गए हैं। काला कानून क्यों लगता है राहुल गांधी को? क्योंकि इस कानून में यह कहा गया है कि किसान को 3 दिन में भुगतान करना पड़ेगा, वो किसान जो दर दर की ठोकरें खाता था। तो राहुल गांधी के लिए कानून काला इसलिए है क्योंकि इस कानून में साफ लिखा है कि ना किसान की जमीन आप गिरवी रख सकते हैं, ना किसान की आप जमीन बेच सकते हैं। शायद राहुल गांधी को असली पीड़ा इस बात से है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हमारे साथ आज तक पर जुड़ी हुई थी, जिन्होंने कृषि बिल को लेकर जी सरकार का पक्ष सामने रखा है। इससे पहले कि हम चर्चा को आगे लिए चलेंगे, एक बार जरा आपको समझाएंगे सिलसिलेवार ढंग से कि आखिर तमाम पार्टियां, जो लगभग 23-24 पार्टियां आज इस बंद में शामिल हुई थी, उन्होंने कहां पर क्या क्या किया और किस तरह से अपने आंदोलन को वो आगे ले गए। फिर